स्वागत। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अहम फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये मामला है मोहम्मद फारूक भाटी बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का 2008 का, और ये सीधे सीधे जुड़ा है अनुकंपा नियुक्ति से। बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जी। मतलब जब कोई सरकारी कर्मचारी या जैसे इस केस में बैंक कर्मचारी उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, हाँ। तो क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए? ये सवाल उठता है। सही। और ये फैसला दिखाता है कि कैसे बैंक की अपनी नीति, परिवार की असली आर्थिक हालत और संवैधानिक अधिकार, इनके बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो ये दस्तावेज हमारे सामने है। चलिए शुरू से समझते हैं मामला क्या था। देखिए, याचिकाकर्ता थे मोहम्मद फारूक भाटी। उनके पिता अब्दुल अजीज भाटी, जी। वो SBBJ मतलब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में क्लर्क कम कैशियर थे। ठीक है। और 2003 में सर्विस के दौरान ही उनका निधन हो गया। ओहो, तो फिर बेटे नहीं यानी मोहम्मद फारूक ने? हाँ, मोहम्मद फारूक वो सबसे बड़े बेटे थे, 12वीं पास थे। उन्होंने फिर अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अर्जी दी। परिवार में उनकी माँ थी और 3 और बच्चे भी थे, और उनका कहना था कि पिता के जाने से परिवार पर मतलब काफी बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। जाहिर है। पर परिवार को कुछ पेंशन वगैरह तो मिल रही होगी। हाँ, मिल रही थी। 3669 रुपए प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मंजूर हुई थी। अच्छा। पर देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हाँ। पिता की मृत्यु पर जो टर्मिनल लाभ मिलते हैं, जैसे ग्रेच्युटी, PF, हाँ, जो एक मुश्त रकम मिलती है। बिल्कुल, वो करीब 2.63 लाख थी। लेकिन वो रकम बैंक ने पिता के ही कुछ पुराने लोन थे, उनको चुकाने में एडजस्ट कर ली। अरे, मतलब वो पैसा परिवार के हाथ में आया ही नहीं। नहीं आया। और तो और LIC से भी करीब 1.71 लाख रुपए मिले थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो पैसा भी दूसरे मतलब निजी कर्ज चुकाने में खर्च हो गया। तो असल में परिवार के पास गुजारे के लिए सिर्फ वो 3,500 की पेंशन ही बची। हाँ, लगभग वही। और उनका तर्क यही था कि इतने में गुजारा कैसे होगा, ये काफी नहीं है। बात तो सही लगती है। लेकिन फिर बैंक ने क्या किया? मार्च 2004 में आवेदन रद्द कर दिया। क्यों? बैंक का तर्क ये था कि अगर हम पेंशन और वो टर्मिनल लाभ, भले ही वो कर्ज में चले गए हों, उनको जोड़ कर देखें तो जो कुल रकम बनती है, वो बैंक की अपनी एक योजना थी अनुकंपा नियुक्ति की, उसके हिसाब से इतनी थी कि परिवार को तंगहाल या डेस्टिट्यूट नहीं माना जा सकता। अच्छा, मतलब बैंक के नियमों के हिसाब से वो गरीब नहीं थे। एक तरह से हाँ, बैंक का यही कहना था, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता ने इस बात को माना नहीं होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, और उनका एक और बहुत मजबूत पॉइंट था। वो क्या? उन्होंने कहा कि मेरा आवेदन तो आपने मार्च 2004 में रद्द कर दिया, लेकिन उसके ठीक बाद अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के बीच बैंक ने उसी स्कीम के तहत 18 दूसरे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरियां दी हैं। 18 लोगों को उसी दौरान? जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे साथ साफ साफ भेदभाव है। ये तो सचमुच गंभीर बात है। हाँ। बैंक ने क्या जवाब दिया इस पर, इन 18 नियुक्तियों पर? बैंक ने अपने बचाव में कई बातें कही। पहली तो वही कि अनुकंपा नियुक्ति कोई हक नहीं है, ये बैंक की पॉलिसी और उसके विवेक पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने फिर वही दोहराया कि हमने उनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया था और वो नियुक्ति के योग्य नहीं पाए गए। और वो 18 नियुक्तियां? हाँ, उन 18 नियुक्तियों के बारे में बैंक ने कहा कि देखिए, हर केस अलग होता है, उनके तथ्य, उनकी योग्यता सब अलग अलग थे, तो भाटी के केस से उनकी तुलना नहीं हो सकती। क्या कोई खास उदाहरण दिया कि कैसे अलग थे वो मामले? हाँ, बैंक ने 3 मामलों का जिक्र किया और कहा कि उन मामलों में जो मृतक कर्मचारी थे, उनके बच्चे नाबालिग थे, जबकि भाटी के मामले में सारे आश्रित मतलब बच्चे वो बालिग थे, तो इसलिए ये मामले अलग है। एक मिनट, ये क्या तर्क हुआ? नाबालिग बनाम बालिग? अनुकंपा नियुक्ति का मकसद तो परिवार की आर्थिक मदद करना है ना? चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अदालत को भी बैंक का ये तर्क मतलब बड़ा अजीब और अतार्किक लगा। हाँ, बिल्कुल। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने साफ कहा कि भाई, योजना का आधार तो आर्थिक तंगी होनी चाहिए, बच्चों की उम्र नहीं। बल्कि ये भी हो सकता है कि बालिग बच्चों की पढ़ाई या दूसरी जरूरतें ज्यादा खर्चीली हों। सही बात है। और अदालत ने रिकॉर्ड देखकर ये भी पाया कि जिन कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी, उनके परिवारों की कुल मासिक आय अगर पेंशन वगैरह सब मिला ले, तो वो भाटी परिवार की पेंशन से ज्यादा थी। अरे वाह,
ये तो बैंक के खिलाफ गया। बिल्कुल, ये बात बैंक के अपने रिकॉर्ड में थी। और उस बात का क्या हुआ कि 18 नौकरियां भाटी का आवेदन रद्द होने के बाद दी गईं? इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया, क्योंकि ये नौकरियां भाटी का आवेदन रद्द होने के बाद दी गईं, अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के बीच। हाँ, इसका सीधा मतलब ये था कि जब ये पद भरे जा रहे थे, तब भाटी के मामले पर दोबारा सोचा ही नहीं गया। मतलब उनका केस तो पहले ही बंद कर दिया गया था, जबकि पद खाली थे और दूसरों को मिल रहे थे। तो ये तो प्रक्रिया के हिसाब से भी गलत हुआ। हाँ, अदालत ने इसे प्रक्रियात्मक रूप से भी अनुचित माना और भेदभावपूर्ण भी। तो फिर कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा? कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि बैंक ने जो भाटी का आवेदन रद्द किया, वो फैसला न सिर्फ बैंक की अपनी योजना के नियमों के खिलाफ था, बल्कि वो मनमाना और भेदभाव से भरा हुआ भी था। और ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है, हाँ, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सम्मान से जीने और आजीविका कमाने का हक भी शामिल है, उनका उल्लंघन था। तो मतलब याचिकाकर्ता के हक में फैसला आया। जी हाँ, बिल्कुल। अदालत ने याचिका स्वीकार की और बैंक को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार तुरंत किसी उपयुक्त पद पर नियुक्ति दी जाए। तो ये मामला हमें साफ दिखाता है कि सिर्फ नियम या योजना बना देना ही काफी नहीं होता। सही कहा। उनको लागू कैसे किया जा रहा है, क्या वो तरीका तर्कसंगत है, निष्पक्ष है, मानवीय है, ये सब देखना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ किसी परिवार पर अचानक कोई मुसीबत आ पड़ी हो। बिल्कुल। तो यहाँ से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या ये जो अनुकंपा नियुक्ति जैसी योजनाएं हैं, जो एक अच्छे उद्देश्य से बनी है कि कर्मचारी की मृत्यु से जो तत्काल संकट आया है उसमें परिवार को सहारा मिले, क्या वो वाकई उस मकसद को पूरा कर पा रही हैं? या फिर कभी-कभी वो नियमों की जटिलताओं में या प्रक्रिया की देरी में ही उलझ कर रह जाती हैं और उनका जो असल मकसद है वो कहीं पीछे छूट जाता है? ये सोचने वाली बात।